हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम्स ऑनलाइन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो से आपको आने वाली परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो ध्यान रखना, कोलकाता में जो पहला सुप्रीम कोर्ट 1773 के एक्ट के तहत कोलकाता में बना था। ठीक है, और इसमें ध्यान रखना, इसमें जज कितने थे? तो 3 अन्य न्यायाधीश थे, 1 मुख्य न्यायाधीश। टोटल कितने जज थे? 4। इसको ध्यान रखना है आपको। और जो वर्तमान स्वरूप है जो सुप्रीम कोर्ट का, वो किस अधिनियम के तहत है? तो 1935 के अधिनियम से। और उसका वो कहाँ पे है? तो दिल्ली में। क्लियर है? आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का वर्णन कितने अनुच्छेदों में है? मतलब कहाँ से कहाँ तक है सुप्रीम कोर्ट? तो सुप्रीम कोर्ट ध्यान रखना 124 से 147 अनुच्छेदों में है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का वर्णन 124 से 147 अनुच्छेदों में है। और ध्यान रखना, ये भाग कौन सा है? तो भाग 5 है। और तो आंसर क्या होगा इसका? 124 से 147। और इनके बारे में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं वो हमने इस पर कवर करेंगे। तो 124, तो ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट का गठन, एससी का गठन 124। उसका 129 में क्या है? तो अभिलेख न्यायालय 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। उसके बाद 137, तो ध्यान रखें, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपना कोई भी निर्णय बदल सकता है। ठीक है, और 129 के तहत जो अभिलेख न्यायालय, तो जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा वो भारत के उससे अधीनस्थ न्यायालय, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, ठीक है, उसी तरह के निर्णय में इसमें उसी तरह की सज़ा दी जाएगी जैसा सुप्रीम कोर्ट ने दी है। ठीक है, उसका 143, तो 143 के तहत ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं। राष्ट्रपति सलाह 143। 139, तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। क्या है? रिट जारी करता है। अनुच्छेद किसके तहत? 139। और ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत भी रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 के तहत, तो 32 के तहत जारी करेगा वो मूल अधिकारों के संबंधित, मूल अधिकारों के, ठीक है, मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए अगर रिट जारी करेगा तो 32, बाकी के अन्य मामलों में 139। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे? तो 1935 के अधिनियम के तहत अक्टूबर 1937 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और न्यायाधीश पूछे तो 8 थे। ठीक है, 7 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। और इस 1935 के अनुसार मुख्यालय कहाँ था? तो नई दिल्ली, तिलक मार्ग नई दिल्ली। और बाद में स्वतंत्रता के बाद स्थापना कब हुई थी सुप्रीम कोर्ट की? तो 28 जनवरी 1950। ठीक है, वहीं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत मुख्यालय कहाँ था सुप्रीम कोर्ट का? तो कलकत्ता। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश कितने? तो 34। और ये 34 कब हुए थे? 2019 में, 19 के बाद। ठीक है, 33 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ा सकता है या घटा सकता है? तो ध्यान रखना, संसद। सुप्रीम कोर्ट में कौन करेगा? संसद। वहीं राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या घटा या बढ़ा सकता है। 65 वर्ष सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु है। कितनी है? 65 वर्ष। वहीं 62 वर्ष तो ये हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आय। 1861 के तहत 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 3 उच्च
न्यायालय कौन कौन से? तो पहला था कलकत्ता, मुंबई और तीसरा मद्रास। ठीक है। अधिनियम कौन सा था? 1861। और स्थापना कब की गई? तो 1 साल बाद 1862। आगे देखते हैं। भारत में कॉलेजियम व्यवस्था किस वर्ष से प्रारंभ हुई? इम्पोर्टेंट सवाल है ये। कॉलेजियम व्यवस्था 1998 से स्टार्ट हुई। और कॉलेजियम में जज पूछे तो कितने हैं? तो 4 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश, तो टोटल 5 न्यायाधीश। कॉलेजियम से क्या होता है? तो ध्यान रखना, CJI की नियुक्त, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्त किस व्यवस्था से होती है? तो कॉलेजियम से। कॉलेजियम, ठीक है। 5 जजों का समूह को कॉलेजियम बोलते हैं। वहीं NJAC, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी, ये कब आया था? तो ये 2014 में। ठीक है। इसके स्थान पर इसको लाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। ठीक है, NJAC। और ये किस संविधान संशोधन के तहत आया था? NJAC तो 99 संविधान संशोधन से। आगे देखते हैं। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो बेरोवरी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन केशवानंद वाद में SC ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बेरोवरी में तो मना किया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्लियर है। और ध्यान रखना, ये केशवानंद वाद है ना, इसमें सबसे बड़ी बेंच बोलते हैं जजों का समूह। सबसे बड़ी बेंच 13 जजों की आज तक की सबसे बड़ी बेंच कौन सी है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। उसके बाद अनुच्छेद 143 क्या है? तो ध्यान रखना, इसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 143। वहीं 129 में तो सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। किस अनुच्छेद में कहा है? तो 129। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। लाइक में क्या जाता है, लाइक तो कर ही दो कम से कम। और 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन। 129 तो सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय, ये भी सही है। उसके बाद 137 तो न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है अपने निर्णय पर पुनः विचार करना या बदलना, तो ये भी ठीक है। 139 राष्ट्रपति की सलाह, तो ये गलत है। 139 में क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, इस रिट। ठीक है। सलाह कौन से में सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति सलाह सुप्रीम कोर्ट से किस अनुच्छेद से लेता है? तो 143। क्लियर है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश। तो ध्यान रखना, ये कौन? फातिमा बीबी, सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश अभी तक कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं बनी है, केवल न्यायाधीश बनी है फातिमा बीबी। और नागरत्ना बनेंगी 2027 में, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश तो हीरालाल जेकानिया, ये हीरालाल जेकानिया है। और फातिमा बीवी कौन है? तो ये फातिमा बीवी है। ठीक है। और लीला सेठ तो हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश थी, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की। लीला सेठ ये है। DY चंद्रचूड़ तो ये अभी 2-4 दिन बाद शपथ लेंगे, भारत के 50वें CJI थी DY चंद्रचूड़। क्लियर है। आगे देखते हैं। CJI का वेतन क्या होता है?
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वेतन कितना होता है? तो ध्यान रखना ये 2,80,000, 2,80,000। वहीं CGI सुप्रीम कोर्ट में कितने? 33 प्लस के 1, तो जो 1 हैं उनका कितना? 2,80,000। बाकी के 33 का होता है 2.5 लाख। 5 लाख तो ये राष्ट्रपति का वेतन होता है, राष्ट्रपति का वेतन। और ये संचित निधि से दिए जाते हैं ये, चाहे जजों के वेतन हो, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या 33 अन्य न्यायाधीश हो, किससे इनको वेतन मिलता है? तो संचित निधि से। संचित निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 266, ठीक है। और आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि की बात करें, आकस्मिक निधि तो ये है 267 में। आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में कौन परिवर्तन कर सकता है? तो ये शायद रिपीट हो गया है प्रश्न। तो सुप्रीम कोर्ट में कौन करता है? संसद। वहीं राष्ट्रपति हाई कोर्ट में जजों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है। और राष्ट्रपति CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ भी दिलाते हैं, शपथ और त्याग पत्र भी लेते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वहीं राज्यपाल तो ये हाई कोर्ट के जज को शपथ दिलाते हैं, शपथ। हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये राष्ट्रपति। त्याग पत्र कौन लेते हैं? त्याग पत्र तो ये भी राष्ट्रपति। और शपथ की बात करें तो राज्यपाल। यहाँ ध्यान रखना हाई कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राज्यपाल। त्याग पत्र कौन लेते हैं? तो राष्ट्रपति। और नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। वहीं अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति। त्याग पत्र कौन लेते हैं? तो राष्ट्रपति। और नियुक्ति तो नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था होती है। कॉलेजियम में कितने जज होते हैं? 5 सीनियर जज। संसद तो कोई भी हाई कोर्ट अगर कहीं गठित करना है नया तो संसद से ही होगा। क्लियर दोस्तों, वीडियो यही था। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।